Hello bachcho, how are you all? So today we will discuss about a new story, and this is not just about bread, it's about culture, tradition and memories. So let's explore a 20-minute summary of a baker from Goa. Let's start. Happy learning. The author remembers his old days in Goa when the village baker occupied an important place in life. Although with the passage of time, people do not eat so much bread, yet the village bakers are still there. सो ऑथर जो है, जो कहानी बता रहा है, राइट, उसको अपने पुराने गोवा के विलेज के गांव के दिन याद हैं, जहाँ पर कि बेकर्स जो ब्रेड बनाने वाले होते हैं ना, बेकरी में बनाते हैं ब्रेड, उनकी एक ख़ास जगह होती थी ज़िंदगी में. ऑल्दो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग अब इतना ब्रेड नहीं खाते हैं, बट गांव में जो बेकर्स हैं वो स्टिल अभी भी वहीं हैं गांव में. सो गोवा के जो गांव हैं बेसिकली, वहाँ पर बेकर्स हुआ करते थे जो कि भट्टी में ब्रेड बनाते थे. सो ये उनके बारे में है, बेकर्स के बारे में. सो बेकर कौन हुआ? जो ब्रेड बनाता है. द पोर्चुगीज़ वर फेमस फॉर प्रिपेयरिंग द लोव्स ऑफ ब्रेड. सो पोर्चुगीज़ जो हैं वो बहुत फेमस हैं ब्रेड बनाने के लिए. दे लेफ्ट गोवा लॉन्ग अगो, लेकिन वो गोवा छोड़कर बहुत समय पहले ही जा चुके थे. बट द ट्रेडिशनल वर्क ऑफ द बेकर्स कैन स्टिल बी सीन इन गोवा. लेकिन जो एक ट्रेडिशनल बेकिंग का तरीका है, जो ट्रेडिशनल भट्टी से ब्रेड बनाने का जो तरीका है, वो अभी भी गांव में मौजूद है, और वो बेकर्स अभी भी उन गांव में हैं जो भट्टी में ब्रेड बनाते हैं. द फर्नेसेस इन विच द ब्रेड वॉज बेक्ड स्टिल एग्जिस्ट देयर. सो पिक्चर में भी मैंने दिखाया, ये भट्टी जो है, फर्नेस मीन्स भट्टी, तो वो भट्टियाँ जहाँ पर ब्रेड बनाई जाती थी गोवा में, वो आज भी भट्टियाँ वहाँ पे मौजूद हैं गांव में. अब भी पुराने वो बेकर्स हैं जो कि अभी भी पुराने ट्रेडिशनल तरीके से भट्टी में ब्रेड बनाते हैं, बेक करते हैं. द साउंड ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू कैन स्टिल बी हर्ड. सो ट्रेडिशनल बेकर्स जो थे वो क्या करते थे, एक बांस की छड़ी लेके उससे आवाज़ करके आते थे. सो यूजुअली आपने स्ट्रीट हॉकर्स को देखा होगा, जब गली में मान लो कोई भुट्टे वाला आता है या कोई आइसक्रीम वाला आता है, तो वो अलग अलग तरह की साउंड क्रिएट करते हैं ताकि बच्चे उनकी आवाज़ सुनकर चीज़ को खरीदने के लिए दौड़ के आएँ, राइट. सिमिलरली जो बेकर्स थे गोवा में, वो बैम्बू की स्टिक को बजाकर, राइट, और बताते थे कि हम लोग ब्रेड बेचने के लिए आ गए हैं, और लोग उस बैम्बू स्टिक की आवाज़ सुनकर और ब्रेड को खरीदने के लिए दौड़ के आ जाते थे. समवन इन द बेकर्स फैमिली स्टिल कैरीज ऑन द बिजनेस एंड द ट्रेडिशन. सो जैसे कि होता है ना कि मान लो किसी का घर में कोई एक फैमिली ट्रेडिशन चल रहा है, कोई काम है, राइट, कोई ऑक्यूपेशन है पर्टिकुलर. मान लो किसी की छोले भटूरे की शॉप है, तो उनके दादाजी ने खोली थी, उनके बेटा, फिर उनका बेटा आगे उस शॉप को देखभाल करते हैं, राइट, देखते हैं. सो बेकर्स जो हैं, सिमिलरली, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, सिमिलरली जो गोवा के जो बेकर्स थे, तो उनकी जो फैमिली में किसी ना किसी को उस ट्रेडिशन को जारी रखना पड़ता था. कि मतलब मान लो किसी के दादाजी बेकर थे, राइट, तो उनका बेटा भी उस बेकरी को संभालेगा, फिर उनका बेटा होगा वो उस बेकरी को संभालेगा. सो जनरेशन ऑन जनरेशन इस तरह से बेकर्स का जो है वो काम आज तक भी चल रहा है. अदरवाइज़ अगर कोई उसको आगे नहीं बढ़ाता तो वो आज शायद बेकर्स होते ही नहीं गोवा में, राइट. आज भी वो हैं ट्रेडिशनल बेकर्स. क्यों हैं? क्योंकि जनरेशन ऑन जनरेशन किसी न किसी ने फैमिली में से उस बेकर का काम जारी रखा. दीज बेकर्स आर नॉन एज पेडर इन गोवा इवन टुडे. आज भी गोवा में उन बेकर्स को पेडर कहा जाता है. तो ये वर्ड याद रखना, पेडर. गोवा के बेकर्स को क्या कहते हैं? पेडर. द ऑथर रिकॉल्स दैट अ बेकर यूज्ड टू विजिट द विलेज ट्वाइस अ डे. तो ऑथर जो है, जो कहानी बता रहा है, वो आज रिकॉल्स मीन याद करना, तो वो आज भी याद कर रहा है कि बेकर्स जो थे ना, वो गांव की गलियों में दिन में 2 बार आते थे. ही यूज्ड टू बी द ऑथर्स फ्रेंड एंड गाइड. और वो ऑथर का फ्रेंड भी कह लो और गाइड भी कह लो. ही यूज्ड टू कैरी अ बैम्बू स्टिक. सो बेकर जो था वो ट्रेडिशनल बेकर की तरह एक बैम्बू स्टिक रखता था हाथ में, उसको बजाता था ज़मीन पे, और उससे जो आवाज़ होती थी वही एक सिग्नल था कि हाँ बेकर आ गया है ब्रेड बेचने के लिए. द साउंड ऑफ दिस स्टिक यूज टू वेक अप द ऑथर्स एंड अदर्स फ्रॉम स्लीप. मॉर्निंग में जब सुबह सुबह ब्रेड बेचने के लिए बेकर गोवा की गाँव में की गलियों में आता था, तो यही एक सिग्नल होता था कि घर के बच्चे जो हैं उनके लिए ये अलार्म का काम करता था कि सुबह सुबह ये बेकर अपनी बैम्बू स्टिक बजाता था और बच्चे उसकी आवाज़ सुन के उठ जाते थे. सो दिस served like an alarm. The servants from the different houses bought loaves. So घर के जो नौकर होते थे, राइट, अलग अलग घर के जो नौकर होते थे, तो वो
ब्रेड को लेने के लिए घरों के बाहर आ जाते थे। अब वो घर के बाहर कैसे आते हैं, उनको कैसे पता चल रहा है कि बेकर आ गया ब्रेड बेचने के लिए? वो बैम्बू से आवाज़ करता था, ठीक है। बट द ऑथर रैन टू द बेकर टू बाय ब्रेड बैंगल्स। लेकिन जो ऑथर जो है ना, तो ये जब बच्चा था छोटा, राइट, अपना बचपन के दिन याद कर रहा है, तो ये भाग के जाता था वो ब्रेड के बैंगल्स लेने के लिए। सो ब्रेड के ना रिंग्स जैसे बनाते हैं, फिर उसको एक चीनी के सिरप में डालते हैं, तो वो ब्रेड बैंगल्स कहते हैं। इसको अलग अलग इंडिया में अलग अलग रीजन्स में इसको बनाया जाता है और इसका अलग अलग नाम है, राइट। सो गोवा में भी ट्रेडिशनल ब्रेड बैंगल्स कह लो, ब्रेड अलग से है, और ब्रेड की बैंगल्स जो है क्योंकि वो मीठी होती थी तो बच्चों को बड़ी पसंद होती थी। तो हालांकि जब वो गाँव में आता था बेकर ब्रेड बेचने के लिए, तो गाँव के में लेडीज़ या उनके घर के जो सर्वेंट्स हैं वो बाहर आते थे, लेकिन बच्चों को वो ब्रेड बैंगल्स खाने की इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि वो दौड़ के जाते थे बेकर से वो ब्रेड बैंगल्स लेने के लिए। ओके, आई होप दिस पार्ट इज अंडरस्टूड। द बेकर्स बैम्बू स्टिक वॉज अ स्पेशल वन। ही मेड द साउंड जैंग जैंग बाय बैंगिंग हिज बैम्बू ऑन द ग्राउंड। सो बेकर का जो बैम्बू स्टिक होता था ना, वो एक स्पेशल तरीके का बैम्बू स्टिक होता था। वो उसको ज़मीन पे ऐसे बजाता था कि झैंग झैंग आवाज़ आती थी, राइट। और उस आवाज़ को सुनते ही बच्चे दौड़ के आते थे ब्रेड को लेने के लिए, ठीक है। अब जैसे आप इसको इस तरह से समझो, मतलब आप अगर अपने बचपन के दिन याद करो, जब आप बहुत छोटे थे, तो गली में जैसे अगर आइसक्रीम वाला आता है तो वो उसमें बेल लगी होती है, या कुल्फ़ी वाला आता है तो एक स्पेशल एक वो घंटी सी बजाता है, राइट। उसको सुन के बच्चे दौड़ के आते हैं, उन बच्चों को उस बेल की आवाज़ पहचान होती है कि ये कुल्फ़ी वाला गली में आ गया है, राइट। सो इसी तरह से जो बेकर था वो गाँव में वो बैम्बू स्टिक को झैंग झैंग करके बजाता था, और उसकी आवाज़ सुन के सब बच्चे दौड़ के ब्रेड लेने के लिए आ जाते थे। With one hand, the baker supported the basket of bread on his head, and with the other, he stuck the ground with the bamboo. So एक हाथ में तो उसके ब्रेड की टोकरी होती थी, जिसे पिक्चर में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, राइट। एक हाथ में ब्रेड की टोकरी वो उसको सर पे रखता था, और दूसरे हाथ में वो जो बैम्बू स्टिक होती थी उसको ज़मीन पे बजाता हुआ वो आता था। Whenever someone came to him buy a bread, he placed the basket on the bamboo. तो जब भी कोई उसके समीप आता था ब्रेड खरीदने के लिए, तो वो उस बैम्बू स्टिक के ऊपर ही अपनी टोकरी को टिका देता था, राइट, सपोर्ट के लिए। द ऑथर एंड द अदर्स लुक्ड इनटू हिज बास्केट। सो जैसे जब ये ऑथर जो था, जब छोटा बच्चा था, तो ये उसकी बास्केट में झांक के देखता था। जैसे बच्चों को बड़े क्यूरियस होते हैं ना, सो क्यूरियोसिटी वाइज बच्चों को तो ब्रेड लेने के लिए इतना एक्साइटेड होता था कि उसकी बास्केट में झांक के देखता था कि मतलब ब्रेड लेने के लिए। जैसे छोटे बच्चों को आपने यूजुअली देखा होगा, जब वो आइसक्रीम वाले के पास या भुट्टा लेने वाले के पास या कुल्फ़ी वाले के पास कैसे उसकी जो कार्ट होती है उस पर झांक के देखते हैं बच्चे, राइट, क्यूरियोसिटी वाइज। सिमिलरली ऑथर भी अपने बचपन में ब्रेड की जो बास्केट होती थी बेकर की, उसको झांक के देखता था। इन दोज टाइम्स इट वॉज अ फैशन टू ईट ब्रेड विद हॉट टी। उन दिनों ब्रेड को गरम गरम चाय के साथ पीने का बड़ा फैशन था। The author was so fond of bread that he would not even brush his teeth before eating it. जो ऑथर है वो इतना ब्रेड खाने का शौकीन था कि वो अपने दांत ब्रश भी नहीं करता था। नॉट इवन ब्रश हिज टीथ बिफोर ईटिंग इट, इसको खाने से पहले। जैसे यूजली हमारे पेरेंट्स मेरे से बचपन में बोलते थे ना कि पहले ब्रश कर लो, नहा लो, पूजा करके फिर खाना खाओ, राइट, नाश्ता करो। इन लोगों को ब्रेड खाने की इतनी एक्साइटमेंट होती थी, तो जब ये ऑथर छोटा था ये ब्रश भी नहीं करता था, पहले ही ब्रेड को चाय के साथ खाने के लिए बैठ जाता। सो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि ऑथर जो है वो अपने बचपन के दिन याद करके बता रहा है, राइट, कि बचपन में वो कैसे एक्साइटेड रहता था ब्रेड खाने के लिए बेकर की। ओके, द विलेज बेकर वॉज स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ओकेजन्स। सो गाँव में जो बेकर होते थे ना, वो हर त्यौहार हो, कोई भी ओकेज़न हो, कोई भी फेस्टिवल हो या कोई शादी हो घर में या कुछ भी, मतलब बीट एनी इवेंट, गांव में कोई भी इवेंट होगा उसके लिए जो गांव का जो बेकर है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता था उसका। द विलेजर्स वर मच फॉन्ड ऑफ द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। सो जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया है, बोल होता है जैसे ही आप ब्रेड को ना उसको गोल गोल राउंड जैसे रिंग्स बना लेते हैं और फिर उसको चाशनी में डाल देते हैं तो वो मीठी वाली ब्रेड बन जाती है, राइट। सो गाँव में कोई भी ओकेजन हो, बीट फेस्टिवल, मैरिज, कोई भी इवेंट हो, उसमें सबके सब बेकर का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था, क्योंकि जो विलेज के जो लोग थे ना वहाँ पे, गोवा के जो विलेज के लोग थे, वो उनको बड़ा दे वर वेरी फॉन्ड के, मतलब उनको बड़ा शौक था वो स्वीट वाली ब्रेड खाने का। अब अलग इंडिया में भी बहुत जगह ये स्वीट वाली ब्रेड बनाई जाती है, घरों में लेडीज़ बनाती हैं, लेकिन इसका हर रीजन में अलग अलग नाम है। तो गोवा में जो ये स्वीट ब्रेड है, जो ब्रेड का जो रिंग बनाया जाता है बड़ा सा, इसको कहते हैं बोल। मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट दीज स्वीट ब्रेड्स।
सो मैरिज के जो गिफ्ट है ना वो मीनिंगलेस रह जाएंगे, मतलब उनका कोई अर्थ नहीं होगा, वो बेकार होंगे अगर उसमें स्वीट ब्रेड्स नहीं दी जाएंगी। तो मैरिज में अगर लोग आ रहे हैं राइट गांव में, विलेज में, और वहाँ पे गिफ्ट दे रहे हैं तो गिफ्ट्स में वो स्वीट ब्रेड भी दी जाती थी। सैंडविचेस, केक्स, bolinas were a must for Christmas as well as for other festivals. So sandwich, cake, bolinas, ये सब राइट, ये सब कौन बना रहा है? बेकर ही बना रहा है वहाँ पे। ऑल ऑफ दीज वर मेड विद द ब्रेड, सब इन सब चीज़ों को ब्रेड से ही बनाया जाता था। सो दैट मीन्स कि कोई भी ओकेजन हो उसमें बेकर के बिना तो काम चल ही नहीं सकता था विलेज में। ओके, सो द प्रेजेंस ऑफ अ बेकर्स फर्नेस वॉज वेरी एसेंशियल इन ईच विलेज। सो हर गाँव में बेकर का जो भट्टी है, फर्नेस, वो होना बहुत ही ज़रूरी था, वेरी एसेंशियल। ऑन ऑल ओकेजन्स, कोई भी मौका हो, कोई भी इवेंट हो, द विलेजर्स नीडेड वन और द अनदर टाइप ऑफ केक विच कुड बी बेक्ड इन द फर्नेस। अब कोई भी ओकेजन हो उसके लिए केक तो बेक करना ही पड़ेगा, और उस केक की बेकिंग के लिए कौन चाहिए? फर्नेस, भट्टी चाहिए। तो हर गांव में एक भट्टी होना ज़रूरी ही था, और भट्टी में काम करने के लिए हमें कौन चाहिए? बेकर, राइट। सो यहाँ पर ये ऑथर ये बताना चाह रहा है कि उन दिनों बेकर जो था वो एसेंशियल पार्ट था विलेज का, गांव का सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान माना जाता था कि बेकर ज़रूर होना चाहिए, उसकी भट्टी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि गांव में कोई त्यौहार हो, कोई भी इवेंट हो, उसमें बेकर के बिना तो काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि सारी चीज़ें वो बेकर्स ही बनाया करते थे, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे केक हो, चाहे पेस्ट्रीज़ हो, राइट, चाहे बोल हो जो कि मीठी वाली ब्रेड है, राइट। दैट मीन्स उसकी बहुत ही अहमियत थी। द बेकर और द ब्रेड सेलर वोर अ स्पेशल पिक्यूलियर ड्रेस। सो जो बेकर्स होते थे ना, गोवा के जो विलेज में जो बेकर होते थे, उनकी एक पर्टिकुलर ड्रेस थी, एक अलग तरह की ड्रेस होती थी, एंड इट वाज नोन एज द कबाई। इसको क्या कहते हैं? कबाई। उस ड्रेस को कहते हैं कबाई। सो एक लॉन्ग फ्रॉक सा होता था, इट वाज अ सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक, एक मतलब गर्दन से लेकर नीचे पैर तक एक पूरा लॉन्ग फ्रॉक टाइप था, जिसको जैसे पीछे आपने जैसे एप्रन देखा होगा, राइट, जो यूजली शेफ्स वगैरह एप्रन पहनते हैं, आपके मदर्स भी घर पे किचन में यूजली काम करते हो अगर एप्रन पहनती हैं, राइट। अगर उसको पूरा लंबा कर दो पैर तक तो वो कबाई बन जाएगा। इट रीच डाउन टू द नीज, तो घुटनों से भी नीचे तक था। ड्यूरिंग नरेटर्स चाइल्डहुड, नरेटर जो कि द स्टोरी टेलर जो कहानी बता रहे हैं अपनी, तो उसके बचपन के दिनों में बेकर्स वोर ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। तो उसके बचपन के दिनों में जो बेकर्स होते थे वो मतलब लॉन्ग पैंट से तो थोड़ा सा छोटा, लेकिन हाफ पैंट मतलब निक्कर से थोड़ा सा लॉन्ग, मतलब समझ लो घुटनों से थोड़ा सा नीचे तक हो गया, ऐसा हाफ पैंट्स ऐसी पहनते थे बेकर। इवन टुडे इफ समवन वियर्स अ हाफ पैंट, और आज के तो ऑथर बताना चाह रहे हैं कि उसके बचपन के दिनों में हाफ पैंट पहनते थे बेकर्स, राइट, और उसके ऊपर कबाई, वो जो एप्रन सा हो गया नीचे से नीचे तक का। गोवा में अभी भी कोई अगर हाफ पैंट पहन लेता था, सो अभी भी अगर गोवा में कोई हाफ पैंट पहनता है तो उसको बोलते हैं ये बेकर है। ओके, सो बेसिकली हाफ पैंट से रिकग्नाइज किसको करोगे कि वो ड्रेस कोड हो गया बेकर का। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। सो बेकर जो होते थे वो अपने बिल्स जो हैं एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिर में इकट्ठे करते थे। इन द हाउस होल्ड द बेकर्स मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन स्मॉल वॉल विद पेंसिल। सो अगर हाउस होल्ड, अगर घर में देखा जाए तो घरों में बेकर का जो मंथली अकाउंट है वो घर की दीवारों पर ही पेंसिल से लिख लिया करते थे। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। सो बेकिंग जो था एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था उन दिनों। क्यों था? क्योंकि देखो आपको जैसे पिछले उसमें एक्सप्लेन किया है कि कोई भी ओकेज़न हो रहा है गांव में, उसमें जितनी भी सारी चीज़ें बन रही है वो बेकर ही बनाता था, और उसकी जो फर्नेस थी वो हर गांव में फर्नेस एसेंशियल था। सो बेकर्स का तो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ ना, क्योंकि उनके बिना कुछ काम हो ही नहीं रहा है विलेज में। एंड द बॉडी सीम्ड लाइक दैट ऑफ अ जैक फ्रूट। और जो बेकर्स होते थे वो खूब हट्टे कट्टे होते थे, तो उनकी बॉडी जैसे कि जैक फ्रूट, जैसे कटहल समझ लो वैसा। इन दोज डेज द बेकर्स यूज टू बी वेल ऑफ। सो उन दिनों जब ऑथर छोटा था उन दिनों बेकर्स जो थे वो वेल ऑफ होते थे, बहुत ही अच्छे खासे अमीर होते थे, क्योंकि समझ लो आप उन्हीं का काम चल रहा है पूरे गाँव में, उन्हीं की ब्रेड पूरे गांव के लोग खा रहे हैं, पूरी गांव में वो अपनी ब्रेड बेच रहे हैं, और सब शादी त्यौहार में सब चीज़ में उन्हीं की ब्रेड, केक, हर चीज़ बिक रही है। सो दैट मीन्स बेकरी वॉज अ गुड बिजनेस, राइट। बहुत ही वेल ऑफ, बहुत ही अच्छे खासे अमीर होते थे। देयर फैमिलीज एंड सर्वेंट्स नेवर स्टाफ्ड। सो बेकर्स जो है उनकी फैमिली
जो उनकी फैमिली होती थी और उनके जो नौकर होते थे, क्योंकि देखो अकेला इंसान तो इतनी पूरे गांव की ब्रेड बनाना मुश्किल है, तो बेकर्स जो होते थे पूरे बिजनेस, इट वाज लाइक अ बिजनेस, बहुत सारे लोग मिलके काम करते थे। सो उनके जो खुद के सर्वेंट्स होते थे वो भी कभी भूखे नहीं रहे, हट्टे कट्टे थे, खाते पीते थे, तभी मोटे ताजे भी थे, राइट। सो दे आर प्लम्प बॉडी, प्लम्प मतलब मोटे, सो वो इतने मोटे ताजे होते थे, दे प्लम्प बॉडी सीम्ड लाइक दैट ऑफ अ जैक फ्रूट। सो इतने हट्टे कट्टे बेकर्स और उनके सर्वेंट्स भी, राइट। जैसे आप इसको ऐसे देख लो, मान लो किसी बड़े हलवाई की दुकान है, तो हलवाई कैसे मोटे ताजे होते हैं, राइट, क्योंकि वो खाते पीते हैं दूध दही मक्खन, राइट। सो ऐसे ही गोवा में जो बेकर्स होते थे वो खूब प्लम्प होते थे, मोटे ताजे, लाइक जैक फ्रूट्स, और उनके सर्वेंट्स, उनकी फैमिली कभी भी भूखे नहीं रहे, वो भी अच्छे खासे खाते पीते खूब मोटे ताजे होते थे। सो दैट मीन्स ऑथर बताना चाह रहा है कि पुराने ज़माने में ट्रेडिशन वाइज बेकर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस थी, वो बहुत वेल ऑफ होते थे, उनकी फैमिली वाले भी बहुत वेल ऑफ होते थे, राइट, और वो कभी भूखे नहीं रहे, कभी दिक्कत नहीं रही उनको। ऑथर सिर्फ बेकर्स के बारे में नहीं बता रहे हैं, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में भी बता रहे हैं, अपने बचपन की यादों के बारे में जो कि बेकर्स से जुड़ी होती थी, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द समरी। If you like the video, please do like, share and subscribe. Happy learning.